9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड 22 साल का हो जाएगा। ऐसे में राज्य स्थापना दिवस को लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव की बात है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 28 तारीख को लोग बैठने वाले हैं और अपने कार्यक्रम का पूरा स्वरूप हम आप सबके समूह रखेंगे। राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव का विषय है और उत्साह के साथ पूरे राज्य के अंदर उसको हम मनाएंगे। राजधानी देहरादून के नथोवाला बालावाला क्षेत्र में बीते कई महीनों से आतंक का पर्याय बने गुलदार को वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया। दरअसल बीते कई महीनों से गुलदार आबादी वाले क्षेत्र में घूम रहा था, जो कि कई बार सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आया। गुलदार के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल था। गुरुवार को करीब 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग के द्वारा गुलदार को पकड़ लिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। आज दिनांक 27 अक्टूबर को रायपुर रेंज मसूरी वन प्रभाग के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को रेस्क्यू किया गया। यह एक मादा गुलदार है जिसकी उम्र 1.5 से 2 वर्ष के बीच लगभग है। इसने नथुवाला, बालावाला, तुनवाला, शमशेरगढ़ आदि क्षेत्रों में पिछले काफ़ी दिनों से आतंक मचा रखा था, जिससे संबंधित क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान थी। हमने एक सप्ताह से इसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे, जो आज हमें शमशेरगढ़ में मिली, तथा हमने इसको वहाँ मालसी जू के चिकित्सक की मदद से इसको रेस्क्यू किया, जो कि अब उनकी चिकित्सक की देखरेख में है तथा जल्द ही इसको हम जंगल में रिलीज कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी शीघ्र ही वजूद में आ जाएगी। ब्लॉक और जिला अध्यक्षों के नामों की सूची केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के पास भेजी जा चुकी है, जिस पर अब केंद्रीय नेताओं की ओर से औपचारिक घोषणा की जानी है। प्रदेश में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही 26 जिला अध्यक्षों और 225 ब्लॉक अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो जाएगी। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी की पहली सूची में 28 महामंत्री, 22 वरिष्ठ उपाध्यक्ष और 50 सचिवों के नाम का ऐलान होगा। कार्यकारिणी, छोटी कार्यकारिणी जैसे मैंने कहा था, 2 फेजेस में हम निकाल रहे हैं और टोटल कार्यकारिणी में जो अभी हमारी गई है उसमें 27-28 हमारे अभी महामंत्री हैं और 20-22 के आसपास उपाध्यक्ष रहेंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और 50 के आसपास सचिव है। और दूसरी लिस्ट जैसे ये अनुमोदन होकर आती है उसके बाद एक दूसरी लिस्ट और निकलेगी। कुल मिला के हमारे 35 से 38 तक हमारे शायद महामंत्री रहेंगे। और इस बार एक परिवर्तन ये देखने को आपको मिलेगा कि प्रभार वाले महामंत्री रहेंगे, कहीं ना कहीं का प्रभार उनके पास होगा, कार्यों का प्रभार होगा। जैसे हमारे जिले और जो महानगर हैं वो मिला के 27 हैं। उसके अलावा 4 फ्रंटल प्रकोष्ठ है, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY और सेवादल। उसके अलावा 2 हमारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक SC डिपार्टमेंट और हमारा अल्पसंख्यक जो डिपार्टमेंट है, इनके भी प्रभारी हमारे होंगे। और प्रभारी का काम होगा संबंधित अध्यक्षों के साथ मिलकर उस फील्ड पर काम करना। उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती मामले में एक बार फिर से राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा है कि विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती मामले में अब तक सरकार ने किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि न तो मुख्यमंत्री और न ही विधानसभा अध्यक्ष इस पर कोई बात करने को तैयार हैं। राजनीतिक शुचिता, पारदर्शिता, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करने वाली उत्तराखंड की भाजपा का दोहरा चरित्र विधानसभा नियुक्ति प्रकरण में सामने आया, जहां एक और विधानसभा अध्यक्ष ने चुप्पी नहीं तोड़ी इन सारे भ्रष्टाचारी मंत्री विधायकों के ऊपर, जिन्होंने अपने लोगों का, अपने सगे संबंधियों की विधानसभा में नियुक्तियां कहीं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक दोनों का यहां से तबादला कर दिया दूसरे प्रदेशों में, यानी कि उनको दंड दे दिया गया है RSS की ओर से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि कौन सी गाज उन्होंने अभी तक अपने मंत्री पर, विधायक पर या संगठन महामंत्री पर गिराई है, कौन सी कार्यवाही इन लोगों के ऊपर करी है इस तरह से बैकडोर नियुक्तियां करने की सजा के रूप में। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए 6 साल के बाद हो रही PCS परीक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि PCS मेंस एग्जाम देने के लिए महज 20 दिन का समय दिया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर PCS मेंस की परीक्षा को स्थगित करना चाहिए और बच्चों को समय देकर बाद में परीक्षा करवानी चाहिए। देखिए, 6 साल तक आपने PCS का कोई एग्ज़ाम नहीं करा। जिस प्रकार से पूरा ये PCS का एग्ज़ाम इस बारी निर्धारित करा गया है या फिर इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, ये वाकई में बहुत गजब की है। अब आप सोचिए
कि जब से प्रीलिम्स का पहला रिजल्ट आया उसके बाद से 5वीं 6ठी सूची आई है, तब प्रीलिम्स में कौन कौन पास हुआ ये निर्धारित हुआ है। और अब मात्र 20 दिन का 19 अक्टूबर को इसकी अंतिम सूची आई है और 12 से 15 नवंबर के बीच में मेंस का एग्ज़ाम, जिसका सिलेबस इतना विराट विशाल है कि उसमें IAS के पूरे सिलेबस के अलावा उत्तराखंड का अलग से सिलेबस है। तो ये कैसे संभव है कि बच्चे 20 दिन में PCS का मेंस एग्ज़ाम देते हैं जिनका सूची में अंतिम सूची में नाम आया। अवश्य सरकार की निरंकुशता को ये साफ दिखाता है कि सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोक सेवा आयोग जो मनगढ़ंत अपनी प्रश्न बना रहा है, उनके जवाब जब गलत हो रहे हैं तो लोग को कोर्ट जाना पड़ रहा है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का भी पूरा प्रकरण प्रक्रिया एक समान थी। तो इस समय इसमें कई हिसाब से या तो ये भ्रष्ट है या फिर ये निरंकुश है। तो दोनों कारण ये ऐसे हैं कि जिनकी वजह से तुरंत स्थगित होना चाहिए और बच्चों को समय मिलना चाहिए। आयशर मोटर्स ने उत्तराखंड के देहरादून में नया अत्याधुनिक डीलरशिप का विधिवत उद्घाटन किया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक विनोद अग्रवाल ने बताया कि आयशर की नई अत्याधुनिक डीलरशिप इस क्षेत्र की बढ़ती परिवहन जरूरतों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के लिए आयशर ट्रैक्टर और बसें राज्य के ग्राहकों के लिए उपयोगी साबित होंगी। आयशर ब्रांड ट्रकों और बसों की पूरी श्रृंखला है, जिसमें वोल्वो बस इंडिया भारत में वोल्वो ट्रकों का विशेष वितरण, वोल्वो समूह के लिए इंजन निर्माण और निर्यात करना भी शामिल है। आज हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा मोमेंटस ओकेजन है और हम सबको बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है कि हमने एक बहुत बढ़िया डीलरशिप यहाँ पे स्टार्ट किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रक की मार्केट है वो पिछले कुछ सालों से रिसेशन में चल रही, 3 साल से पीछे रिसेशन में चल रही थी। तो परंतु इस साल उस पर रिकवरी होना शुरू हुआ है और अच्छा रिकवरी होने की उम्मीद है। इस साल भी अच्छी रिकवरी है और अगले 2-3 साल में ये इंडस्ट्री जो है अच्छी ही चलेगी। तो ये जो डीलरशिप अभी स्टार्ट हुई है बिल्कुल सही समय पे स्टार्ट हुई जब इंडस्ट्री भी ऊपर जा रही है। और फिर हमारे पास पूरे प्रोडक्ट्स हैं और सर्विस ओरिएंटेशन के साथ हमारा जो है कस्टमर्स के लिए अच्छा से अच्छा सर्विस देंगे और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स देंगे। लालकुआं नगर क्षेत्र में मच्छर जनित रोगों के बढ़ते प्रभाव के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की CMO भगीरथी जोशी और जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अनुराधा ह्यांकी के द्वारा संयुक्त रूप से वार्ड नंबर 2 में निरीक्षण किया गया। इसके अलावा अम्बेडकर पार्क में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क परीक्षण और दवाइयाँ वितरित की गयी। देखिए, जैसे हमें खबर आती है कि कहीं पे डेंगू के मरीज़ आ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग टीम को भेजते हैं। हमारे पास यहाँ की खबर अभी 4 दिन पहले आई थी, तो हमने उस दिन यहाँ पे टीम भेजी है। यही इसी में बगल में यहाँ पे कार्य किया गया है। और इसकी भी हमें न्यूज़ कल शाम को पता चली है कि कल शाम को यहाँ पे 2 मरीज़ और आए हैं, जिसके लिए हमने आज टीम भेजी है। अब इसके बाद क्योंकि पहले हमारा दूसरी जगहों पर डेंगू के हिसाब से अब यहाँ पर आने शुरू हुए हैं, तो अब टीम हमारी यहाँ पे लगातार कार्य करेगी। दवाई वितरण जो कैंप में हो रहा है वो निःशुल्क रहेगा और जांचें जो भी है जो PSC में हो रही है वो निःशुल्क होंगी। देखिए, प्रचार प्रसार के लिए जैसे सीमो मैम ने कहा कि 2 हम लोग नुक्कड़ नाटक यहाँ पे करवाए हैं। अभी भी हमारी आशाएं जो है हमारी टीम है वो प्रचार प्रसार जहाँ जहाँ घर में जाएंगी वहाँ पे करेंगे। कैंप अभी लालकुआं में थोड़ा सा प्रभावितों की संख्या इधर नोटिस में आई है, तो लगातार कैंप का एक रोस्टर जारी कर रहे हैं। और नगर पंचायत अध्यक्ष से भी हमारी बात हो गई है लालकुआं, उनके साथ कोलैबोरेशन में हमारी टीम सभी घर घर जाएंगी और सोर्स रिडक्शन का काम भी करेंगे। और जितने भी मलिन बस्तियां हैं लालकुआं की, यहाँ पर कैंप अभी रोस्टर जारी कर देंगे। दवाइयाँ और प्लस डेंगू की जांच जो है वो निःशुल्क होगी। हाँ, प्रचार प्रसार के लिए भी रहेगा। बीच में हमने नुक्कड़ नाटक भी करवाए हैं लालकुआं में, बुध बाजार और शनि बाजार में। और आगे प्रचार प्रसार के लिए हमारी आशाएँ भी जाएंगी घर घर। कालाडूंगी के कोटबाग विकासखंड के बीचाबगर क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने लोगों के बीच पहुंचकर गोवर्धन पूजा और भैया दूज त्योहार मनाया। मनोज पाठक को सपरिवार अपने बीच देखकर लोग उत्साहित दिखे। इस दौरान मनोज पाठक ने क्षेत्र के छोटे बच्चों को पुस्तकें और मिठाइयां बांटी। साथ ही संकल्प लिया कि हम सब एक होकर के राष्ट्र प्रथम के भाव से क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। यहाँ के सम्मानित सभी मेहनत का श्लोक, जो कि समाज के लिए, हमारे भारत देश के देशवासियों के लिए और पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, कहीं अन्न के उत्पादन के लिए खेत खलिहान में अपना खून पसीना बहाकर अन्न को उत्पादित करते हैं, सब्जियों को उत्पादित करते हैं। बहुत सारे लोग जो निर्माण के क्षेत्र में, चाहे वो सड़क के निर्माण की बात हो, चाहे वो दीवार निर्माण की बात हो, वो राजकीय सेवाओं में बहुत सारे निर्माण की बात हो, उन सब में मेहनत के माध्यम से
इस पूरे क्षेत्र को पोषित और पल्लवित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में बीचा बंगर में मेरा बैठना हुआ और मैं सपरिवार यहाँ पर आकर के सबको बधाई दीपावली की देने का अवसर मुझे प्रदान किया। इन सब ने मैं बहुत अभिभूत हूँ। बीचा बंगर क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करूंगा। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आजीविका कमाने आए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के शोषण के खिलाफ सर्व श्रमिक कर्मकार कल्याण संगठन और प्रगतिशील युवा संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मजदूरों का शोषण रोकने समेत दुर्घटना में मारे गए मजदूरों को उचित मुआवजा दिए जाने जैसी मांगों को रखा गया। आपको बता दें कि हाल ही में बागेश्वर में यूपी के 2 मजदूरों के काम के दौरान सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने ठेकेदारों पर मजदूरों के शोषण के आरोप लगाए। यहाँ पर आप देखेंगे यूपी से और अन्य जगहों से लोग मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है और लगातार मजदूरों दुर्घटना से मजदूरों की मौत हो रही है। सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाए श्रम लेबर कोड द्वारा। और दूसरी बात यह है कि जो भी मजदूर मर रहा है उनको कोई सरकार की तरफ से ना ठेकेदार की तरफ से कोई या मकान मालिक की तरफ किसी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों की मौत लगातार हो रही है, दर्दनाक मौतें हो रही हैं। मांग यह है कि हमें जो मजदूर मर रहा है चाहे वो किसी भी क्षेत्र का उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का निर्माण कर रहा है, वो उत्तराखंड का निर्माण कर रहा है, तो उत्तराखंड की जिम्मेदारी बनती है कि उसको मुआवजा दिया जाए। हमने हमारे उत्तराखंड सरकार से ये मांग की है कि श्रम विभाग में जो भी योजनाएं आती हैं वो मज़दूरों तक नहीं पहुंच पाती हैं और हमें मज़दूरों को जो उत्तराखंड राज्य में असंगठित क्षेत्र में मज़दूर काम कर रहे हैं उनको असुरक्षित तरीके से ठेकेदार लोग उनसे काम करा रहे हैं और बहुमंजिली इमारतों में काम कराया जाता है बिना सेफ्टी के आधार पर, बिना हेलमेट के आधार पर और बिना सेफ्टी शूज़ के आधार पर। और अगर बागेश्वर में जो 2 मज़दूरों की मौत हुई है पुल में पेंटिंग करते वक्त, और जबकि दीपावली का दिन था और राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है और उन्हें दीपावली के दिन काम कराया जा रहा था और उनके अगर सेफ्टी बेल्ट होता तो सेफ्टी बेल्ट उनके पास होता तो उनकी शायद जान बच सकती थी। पौड़ी जिले में लगने वाला प्रसिद्ध 2 दिवसीय मंजू घोष कांडा मेला समाप्त हो गया। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को मंजू घोष अर्पित किए। मेला हर साल दीपावली के दूसरे दिन पौड़ी के कांडा गांव में आयोजित किया जाता है। इस साल अमावस्या के कारण ये मेला 1 दिन के बाद शुरू किया गया, जिसमें टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और अन्य जिलों से लोग पहुंचे। सैकड़ों भक्त पैदल चलकर मंजू घोष को लेकर मेले में पहुंचते हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हैं। समय कोविड के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर दर्शन के लिए आना हो रहा है। इसके लिए हमारी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे पार्किंग का रहता है, जिसको लेकर हमने अलग से एक सेक्टर बनाया है जिसमें प्रॉपर हम लोगों ने पार्किंग की जगहों को तलाश किया था पूर्व में ही और एक होमवर्क पहले ही कर दिया था मेले से पहले। और आप देख भी रहे होंगे कि इस समय ट्रैफिक की समस्या आप लोगों को कम नजर आ रही हो। देखो 2-3 साल से लोग कोविड से ग्रसित थे, बड़े वो थे, कुछ वो हुए, बड़ा उन्होंने 2-3 साल बड़ा किया। उन दिनों ये मेला बहुत कम लगा, तो ये इतना भीड़ नहीं थी। अब 2-3 साल से लोग थोड़ा उससे लोगों का विश्वास आया हर चीज का है। तो ये देखो कितनी अपार भीड़, जन समूह, मतलब सैलाब मतलब दर्शनार्थियों का, भक्तगणों का एक सैलाब उमड़ा है। पीछे नीचे तक 1.5 किलोमीटर तक यहाँ गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है। सारे लोग पैदल आ रहे हैं, कुछ वैसे आ रहे हैं, झंडा लेके बहुत धूमधाम से, बड़ी शांति व्यवस्था से शासन, पुलिस प्रशासन, मीडिया वाले सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। जैसे ये बहुत प्राचीन मंदिर है मंजू घोष, बहुत प्राथमिकता से लोग यहाँ पे आते हैं, बड़ी श्रद्धा से लोग यहाँ पे आते हैं। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से जन सैलाब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इससे लगता है कि सभी लोगों के मन में किस प्रकार से देवी माता के लिए आस्था है और भगवान ये माता सभी का कल्याण करेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। और जो कि व्यवस्थाएं यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा और विभागीय प्रशासन द्वारा बहुत अनुरूप की गई हैं, सभी श्रद्धालुओं के लिए कोई भी अव्यवस्थित ढंग की यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। एक तो ये हमारे मायके की देवी है, हमारा मायका इधर पड़ता है, तो हम लोगों की जो ये जब हमारी शादी हो जाती है उसके बाद बच्चे वगैरह होते हैं तो हम उनको मन्नत मान करके यहाँ छतर चढ़ाने के लिए आते हैं, है ना। और मेले की खासियत ये है कि मेला धीरे धीरे तो बीच में कोरोना के कारण काफ़ी कम हो गया था, लेकिन इस बार मैं बहुत भीड़ देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना मतलब लोगों की आस्था है, देवी के प्रति बहुत आस्था है। पहले ज़माने में बेले चढ़ाए जाते थे, बलि प्रथा होती थी, अब धीरे धीरे वो समाप्त हो गया है, काफ़ी साल हो गए समाप्त हो गया है। और ये मंजू घोष माता मदीन का मंदिर है, यहाँ पे बहुत बेटियाँ आती हैं, विशेषकर जो माइक मतलब ये जिनका यहाँ माइका होता है